तो ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के जिसमें मात्र 2% तय होता है, आरोप तय होते हैं, बाकी लोग छूट जाते हैं। तो सरकार ने क्या इसको एक हथियार बना के रखा है कि जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसको हम इसी हथियार से दबाएंगे। तो फिर देश में प्रजातंत्र कहां रह गया? तो क्या वर्तमान सरकार में जो नेतृत्व कर रहे हैं वो भगवान से भी बड़े हो गए हैं कि उनसे गलतियां नहीं होती? सरकार को सवाल पूछना, सरकार के खिलाफ बोलना, मंत्रियों के वक्तव्य को विश्लेषण करते हुए वो झूठ बोलते हैं, यदि आपने बता दिया तो राजद्रोह का केस ये सरकार आप पे लगाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर तोलता है। और इस बार तुलेगा फिर केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इसलिए तुलेगी क्योंकि आश्चर्यजनक आंकड़े सामने आए हैं कि राजद्रोह के केस में पिछले 2 साल में 6,300 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यह बात अलग है कि जितने लोग गिरफ्तार हुए उनमें से मात्र 2% लोगों पर अदालत में आरोप तय हुए हैं। यानी आप ये समझ सकते हो कि 6,300 में से मात्र 2% लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर आरोप तय हुए, बाकी लोगों को यूं ही उठाया गया क्योंकि उन्होंने सरकार को सवाल पूछा। वो यूं ही उठ गए क्योंकि उन्होंने सरकार की नीतियों को मानने से मना कर दिया या सरकार को अप्रिशिएट करना, अच्छा कहने से मना कर दिया। सरकार को सवाल पूछना, सरकार के खिलाफ बोलना, मंत्रियों के वक्तव्य को विश्लेषण करते हुए वो झूठ बोलते हैं, यदि आपने बता दिया तो राजद्रोह का केस ये सरकार आप पे लगाती है। वैसे राजद्रोह का केस है क्या? राजद्रोह का कानून क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 124 से परिभाषित किया गया है इस राजद्रोह को। इसके मुताबिक यदि कोई व्यक्ति लिखकर, बोलकर या अन्य किसी माध्यम से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ नफरत, शत्रुता या अवमानना पैदा करेगा तो उसको राजद्रोह का दोषी माना जाएगा। कानून तो ये कहता है कि सरकार के खिलाफ यदि हम यानी कोई भी दूसरा व्यक्ति ये तमाम चीज़ें करता है, नफरत फैलाता है, अवमानना करता है, या यानी जो 3 चीज़ें अंडरलाइन है वो नफरत करना, शत्रुता या अवमानना पैदा करना सरकार के खिलाफ, तो वो राजद्रोह का मुकदमा लागू होता है। लेकिन इसमें मुझे लगता है एक आम आदमी का सोच के हिसाब से यदि बोलूं तो इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। राजद्रोह का मुकदमा उन पे भी चलना चाहिए जो स्वयं की ही सरकार के खिलाफ नफरत, शत्रुता या अवमानना पैदा करने जैसे काम करते हैं। यदि सरकार ऐसा काम करे जिससे सरकार के प्रति लोग नफरत करने लगे, सरकार ऐसा काम करे यदि सरकार के प्रति लोग बोलना शुरू कर दे जिससे सरकार की अवमानना हो, तो फिर राजद्रोह का मुकदमा सरकार के उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं लगना चाहिए? प्रश्न ये भी उठता है। लेकिन फिर सरकार है, सरकार का कवच सरकार पे है, तो एक बार सत्ता में आप आ गए तो एक कवच आपको पास आ जाता है सुरक्षा का, और उसके तहत आप अपनी मनमानी करने की पूरी आपको सुविधा मिलती है। और आपके पास यदि मेजॉरिटी आज की सरकार जैसी हो तो फिर आप मन में जो आए वो, चाहे देश की भलाई में हो, जनता की भलाई में हो या ना हो, आप वो कर सकते हैं। और यही कारण है कि किसानों के 3 कानून के खिलाफ आज पूरे देश में आज रेल रोको आंदोलन हो रहा है। इसके पहले भी हड़ताल बंद हुआ, इसके लाखों किसान आज भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका विरोध सरकार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि सरकार को लगता है जो सरकार ने किया वो सही है। तो तमाम इस बात को मुझे लगता है फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत है। इसमें 3 साल तक की उम्र कैद है, इसमें कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़मानत होती नहीं है। ये इतना खतरनाक कानून है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कहा है कि हिंसा, असंतोष और अराजकता न फैले तो फिर सरकार के खिलाफ बोलना ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी, राष्ट्रद्रोह का कानून, निजता का अधिकार, ये ऐसे एरिया है जो लगातार एक दूसरे को टकराव करते रहते हैं और अपेक्षा न्यायालय से ही है। क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली न्यायालय ने भी जो लोगों को छोड़ा है, जमानत दी है, उसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो राजद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर लगाया है। शशि थरूर के साथ 6 पत्रकार हैं जिनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के में MP हैं, उन पे लगा है। विनोद दुआ एक पत्रकार है, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा है। वो सर्वोच्च न्यायालय में गुहार कर रहे हैं
उनका केस सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। विनोद दुआ ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे खिलाफ कानून क्या लगा, ये सही है या गलत है धारा। मैं सर्वोच्च न्यायालय को विनती करता हूं कि राजद्रोह के इस आरोप को वो एक बार फिर से परिभाषित करें, ताकि कम से कम ये तो सामने आ जाए कि मैंने राजद्रोह किया कि नहीं किया। तो राजद्रोह को परिभाषित करने के लिए जो उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की है वो सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। जेएनयू के छात्र थे कन्हैया, एल्गार परिषद में भाषण देने के लिए उस्मानी, हार्दिक पटेल गुजरात पटेल आंदोलन के नेता, और हाथरस कांड में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर। अब दुर्भाग्य देखिए, हाथरस कांड में यदि उस कांड में जो हुआ है हाथरस में, उसके बारे में यदि आप अपना आक्रोश व्यक्त करें तो आप पे राजद्रोह का मुकदमा लगता है। लेकिन जिनके शासनकाल में ये कांड घिनौने होते हैं वो बेरोक टोक निकल जाते हैं। क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता? अभी इसके पहले मैंने इसी चैनल पे बोला है कि दलितों का उत्पीड़न कैसा होता है उत्तर प्रदेश में, बता दिया उन्नाव में क्या हुआ, उत्तर गुजरात में दलित दुल्हन के साथ क्या हुआ। तो ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के जिसमें मात्र 2% पे तय होता है, आरोप तय होते हैं, बाकी लोग छूट जाते हैं। तो सरकार ने क्या इसको एक हथियार बना के रखा है कि जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसको हम इसी हथियार से दबाएंगे। तो फिर देश में प्रजातंत्र कहां रह गया? सबसे बड़े लोकतंत्र की दुहाई देने वाले भारत को और इन तमाम नेताओं को सवाल यह भी पूछना पड़ेगा कि यदि आपके खिलाफ बात करने पे हम देशद्रोही हो जाते हैं तो फिर आपके खिलाफ बात कौन करेगा? मनुष्य है, मनुष्य का धर्म है गलती करना। हमारे पुराणों में गलतियां हुई है, कईयों ने गलतियां की हैं। साक्षात्कार जिन्होंने भगवान विष्णु ने जो अवतार लिए, उन अवतारों में जो जो अवतार पुरुष के नाम से जाने जाते हैं उन्होंने गलतियां की हैं। क्योंकि यदि मनुष्य के रूप में भगवान भी आते हैं तो वो गलती किए बगैर नहीं रहते। तो क्या वर्तमान सरकार में जो नेतृत्व कर रहे हैं वो भगवान से भी बड़े हो गए हैं कि उनसे गलतियां नहीं होती? जब सरकार झूठ बोलती है, सरकार अपने ही आंकड़ों को झुठलाती है, तो फिर राजद्रोह का मुकदमा क्यों? और फिर राजद्रोह का मुकदमा उन्हीं पे क्यों लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं, या भारतीय जनता पार्टी में विश्वास नहीं रखते, या हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रखते, या हिंदू धर्म में विश्वास भी रखते हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वास नहीं रखते, या वर्तमान सरकार की किसी नीति के खिलाफ बोलते हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार छपा है राम मंदिर ट्रस्ट के एक ट्रस्टी का। उन्होंने बहुत एक बात बताई जो मेरे लिए भी अचरज की थी। उन्होंने कहा डिजिटल ट्रांजैक्शन सेफ नहीं होते ऐसे हमारे बैंकर्स कहते हैं। प्रधानमंत्री भले ही कहे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पे जोर दो, प्रधानमंत्री इस देश के और इस देश की सरकार लगातार डिजिटल ट्रांजैक्शन पे जोर दे रही है ताकि नंबर 2 का काम खत्म हो जाए, ट्रांसपेरेंसी आ जाए। और यदि वो बैंकर कहता है और एक ट्रस्टी, बहुत बड़ी बात है, राम न्यास की ट्रस्टी कह रहा है कि हमारे बैंकर कहते हैं कि वो सेफ नहीं है, तो क्या उस बैंकर पे या ट्रस्टी पे राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता? यदि बाकी 6300 लोगों पे बनता है तो। लेकिन नहीं बनेगा, क्योंकि राजद्रोह का मुकदमा भी सब्जेक्टिव बनता है और 2% लोगों पे जब आरोप तय होते हैं और बाकी छूट जाते हैं, बाकियों पे आरोप तक तय नहीं होते, ये बताते हैं कि 98% लोग जो राजद्रोह के आरोप में उठाए गए हैं वो मात्र इसलिए कि उन्होंने एक प्रकार की राजनीतिक विचारधारा का विरोध किया। यदि एक ही राजनीतिक विचारधारा इस देश पे लागू करनी है तो फिर लोकतंत्र तो समाप्ति की ओर ही जा रहा है, ऐसा समझे। लेकिन ये विशाल देश है, आज 75 साल होने को आए हैं भारत को। आज तक भारत में कभी लोकतंत्र को हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं हुआ, और जब हुआ, इमरजेंसी जब लगी, तो ताकतवर इंदिरा गांधी को भी लोगों ने उनकी जगह दिखा दी। इंदिरा गांधी का उदाहरण वर्तमान सत्ताधीशों ने सामने रखना चाहिए। और अघोषित इमरजेंसी, अघोषित आपातकाल यदि लगाने का प्रयास किया तो इसका जवाब लोग देते हैं, बैलेट पेपर से देते हैं या वोटिंग मशीन से देते हैं।
हाल ही में पंजाब में जो नगर पालिकाओं के जो नतीजे आए, उसने बता दिया है कि अमरिंदर का शासन सुशासन ऐसा नहीं कहा उन नतीजों ने। उन नतीजों ने अमरिंदर सिंह या कांग्रेस को सर आंखों पे नहीं लिया। विकल्प में कांग्रेस थी, इसलिए कांग्रेस को वोट पड़े हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी और अकाली दल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अघोषित आपातकाल किसी को नहीं चाहिए। पंजाब के नगर इकाई के नतीजे ये पहली वार्निंग है, शायद हमारे सत्ताधीश इसको समझे। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा हिंदू वॉइस।